A basic feasible solution in a LPP, a feasible solution which is also basic is called a basic feasible solution. अब इसने अदर वर्ड्स में भी समझाया, ए फिजिबल सॉल्यूशन टू एलपीपी इन विच द वेक्टर्स एसोसिएटेड टू नॉन जीरो वेरिएबल्स. जो नॉन जीरो वेरिएबल्स हैं हमारे, अगर उनके कोफिशिएंट को लेकर एक मैट्रिक्स हम बनाते हैं और अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इज कॉल्ड ए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन. तो वो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कहलाता है. वैसे तो द वेरिएबल्स एसोसिएटेड टू बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आर कॉल्ड बेसिक वेरिएबल्स. तो वो बेसिक वेरिएबल कहलाते हैं हमारे. फिर है नॉन डिजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन. ए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी इज सेड टू बी नॉन डिजनरेट इफ नन ऑफ द बेसिक वेरिएबल्स इज जीरो. ये तो हमने पढ़ ही लिया है. और इस तरह से डिजनरेट भी पढ़ा है. ए BFS of LPP is said to be degenerate basic feasible solution if at least one of the basic variables is zero. क्वेश्चन है इसमें x1 x2 वेरिएबल ये 3 दिए हुए हैं इनकी वैल्यू, जबकि इक्वेशन ये 2 है, तो इसमें से एक 0 होना चाहिए. इसने अपने आप ही 0 दिया हुआ है. चलो ये समस्या तो हमारी हल हो गई. अब हमारे पास में ये बेसिक वेरिएबल्स बचे हैं, तो इनके साथ में या इनसे एसोसिएटेड, उसे एसोसिएटेड बोलते हैं. हम कॉलम वेक्टर बनाते हैं, एसोसिएटेड कॉलम वेक्टर. और ये एसोसिएटेड कॉलम वेक्टर जो है ना, अल्फा 1 अल्फा 3, क्योंकि 0 नहीं है तो इसके कोफिशिएंट लेंगे. तो जैसे अल्फा 1 तो ये हो गया 1 1, और इसका भी 1 1 हो गया ये, ठीक है. और इसकी वैल्यू निकालेंगे डिटरमिनेंट इसका. तो इसका डिटरमिनेंट क्या बनेगा, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे केवल, तो 0 हो जाएगा. और 0 आने का मतलब है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इक्वल टू 0 है. इफ वेक्टर्स एसोसिएटेड टू दीज वेरिएबल्स देन इट्स डिटरमिनेंट ऑफ कॉलम वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू वेरिएबल्स इज 0. तो हैज द वेक्टर्स अल्फा 1 अल्फा 3 आर लीनियर इंडिपेंडेंट, हैज द सॉल्यूशन इज नॉट ए बेसिक सॉल्यूशन. तो ये लीनियरली डिपेंडेंट आ रहा है, तो ये बेसिक सॉल्यूशन नहीं है. जो इसमें दिया हुआ था हमारा x1 x3, ये इसका बेसिक सॉल्यूशन नहीं है. तो यहां से पता करते हैं, ये कॉलम वेक्टर जो हम बात कर रहे थे, कॉलम वेक्टर वो ये है. सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है और इसमें करस्पॉन्डिंग एसोसिएटेड वेक्टर्स निकालते हैं, और वो हमने बताए थे अल्फा 1. जैसे अल्फा 1 है यहाँ पर, वो निकलेगा 1 2. अल्फा 2 निकालेंगे, वो हो जाएगा 2 1. और अल्फा 3 जो है वो है हमारा 1 5 1 5. ये इस तरह से हमने करस्पॉन्डिंग वेक्टर्स निकाल लिए हैं. अच्छा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इसमें 3 है और नंबर ऑफ इक्वेशंस जो है वो 2 है. तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वो भी हमने बताया था, मैं एक बार इसमें फॉर्मूला लिख रखा है. तो वो क्या था, NCM बनता है. NCM से बन जाएगा 3 NCM 3C2. तो ये कितना आ जाएगा, ये 3 आ रही है. तो इसका मतलब 3 सॉल्यूशन निकल सकते हैं, 3 बेसिक सॉल्यूशन. अब बेसिक सॉल्यूशन निकालने के लिए हम ये देखते हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट इसमें कौन कौन से हैं. तो ये B1 B2 B3 जो ये हम निकालते हैं, B1 बनता है हमारा अल्फा 1 अल्फा 2. ये वेक्टर अल्फा 1 अल्फा 2 लिखेंगे. तो अल्फा 1 अल्फा 2 कितना होगा, ये 1 2 2 1. ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 1 और -4. इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये -3 आ गए. ये B1 कहलाता है. B2 निकालेंगे, वो अल्फा 1 अल्फा 3. मतलब इस तरीके से चलते हैं, B1 अल्फा 1 अल्फा 2, फिर अल्फा 1 अल्फा 3, फिर अल्फा 1 अल्फा 4, अल्फा 1 अल्फा 5. अगर ज्यादा भी है तो इस तरह से करते जाते हैं. और अल्फा 1 अल्फा 3 हो जाएगा ये. तो अल्फा 1 अल्फा 3 क्या होगा, 1 2 और 1 5. इनकी प्रोडक्ट निकल जाएगी, ये 5 और -2, ये 3 आ गई. ये भी नॉन जीरो है, वैसे तो ये भी नॉन जीरो है. B3 निकालेंगे अल्फा 2 अल्फा 3, क्योंकि अल्फा 1 वाले तो पूरे हो गए.
फिर इस तरह से स्टार्ट करते हैं। तो B3 निकालेंगे हम वेक्टर, और ये कितना हो जाएगा B3 अल्फा 2 अल्फा 3 2 1 1 5। इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे तो 5 2 10 -1 यानी कि आगे 9 विच इज ऑल्सो नॉन जीरो। ये भी सब नॉन जीरो है, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए और सारे जो है मतलब जीरो नहीं होने चाहिए। दैट एवरी सेट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ ए इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, हेंस ऑल द थ्री बेसिक सॉल्यूशंस एग्जिस्ट। इसका मतलब तीनों बेसिक सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि तीनों ही नॉन जीरो हैं। अब xb1 xb2 इनके सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन निकालने के लिए हम देखो ये लिखते हैं xb1 ये लिखा जाता है हमारा जो इक्वल टू b1 इनवर्स b। ये है इसका फॉर्मूला। xb1 निकालने हैं तो b1 इनवर्स b। b1 इनवर्स हमारा इसका इनवर्स निकाल लेंगे b1 का। तो इनवर्स कैसे निकालते थे, ये इंटरचेंज कर देंगे, ये यहाँ और इनको माइनस कर देते थे, तो -2 ये b1 इनवर्स हो गया। b क्या है इसका, ये था 4 5, और xb1 लिखेंगे हम x1 x2 क्योंकि हमने जो वेक्टर लिए थे ना अल्फा 1 अल्फा 2 लिए थे, तो उसके अकॉर्डिंग इसे xb1 अल्फा 1 ये डिटरमिनेंट कैसे डिवाइड करते हैं तो -1/3 से डिवाइड भी करके रखेंगे, तो ये कितना जाएगा 2 1। ये हमारी वैल्यू कहलाती है। x1 की वैल्यू यहाँ पे 2 है, x2 की वैल्यू 3 है, ये 1 है, और x3 जो है ना उसे हम 0 लेंगे, तभी ये बेसिक सॉल्यूशन कहलाता है। तो ये हमने xb1 निकाला है, फिर xb2 निकालेंगे, अब की बार b2 इनवर्स b लेंगे, फिर xb3 निकालेंगे तो b3 इनवर्स b लेंगे, और इस तरह से ये सॉल्यूशन हम निकालते रहेंगे। और एक वेरिएबल क्योंकि दो ही निकलेंगे, ये x1 x2 निकला है, फिर x1 x3 निकलेगा, फिर x2 x3 निकलेगा, तो तीसरे वेरिएबल को हम इसमें 0 लेते रहेंगे। बेसिक सॉल्यूशन कहलाता है ये इस तरीके से जो निकालते हैं। तो इन ऑल द थ्री बेसिक सॉल्यूशंस नन ऑफ द बेसिक वेरिएबल इज 0। इनमें से कोई सा भी बेसिक वेरिएबल 0 नहीं है, क्योंकि इसमें बेसिक वेरिएबल हमारा x1 x2 है और ये कोई सा भी 0 नहीं आ रहा, ठीक है ना। दो Hence they are all non degenerate। तो इसका मतलब ये सारे हमारे नॉन डिजनरेट हैं। ये तरीका है हमारा निकालने का इसका, नॉन डिजनरेट। तो ये तरीका सीख लो, इसमें से ऐसे क्वेश्चन हमें सोल्व करने हैं। अब ये एग्जांपल 3 हमें कर लेना है, क्योंकि ट्रायल एरर मेथड का यूज करना है इसमें। ये मैक्सिमम जेड और 2 इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। नंबर ऑफ अननोन तो 4 है, इक्वेशन है 2, तो इसका मतलब 2 इसमें 0 होंगे। बेसिक सॉल्यूशन अगर हम निकालना चाहते हैं केवल 2 ही वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। अच्छा, ए मैट्रिक्स हमने बनाया और ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 लिख लेंगे हम, अलग अलग एसोसिएटेड जो वेक्टर्स हैं, कॉलम वेक्टर्स। और क्योंकि इसमें जो n की वैल्यू तो 4 है और 2 हमारे वेरिएबल्स हैं, सो द बेसिक सॉल्यूशंस आर ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग 2 वेरिएबल्स इक्वल टू 0। 2 को 0 लेना पड़ेगा हमें जरूर। और इसके सॉल्यूशन कितने निकल सकते हैं, 4c2 और 4c2 आ गया 6, यानी 6 सॉल्यूशंस इसके निकल सकते हैं। तो ट्रायल एंड एरर मेथड है, और ट्रायल एरर में देखो ये बनाई हुई है टेबल, इसमें x1 x2 और x3 x4 तो 0 ले लिया हमें। ये नॉन बेसिक तो बनाए, ये हमारी मर्जी है, ट्रायल एंड एरर है ना, तो हम अपनी मर्जी से लेंगे। तो बेसिक वेरिएबल x1 x2 को ले रहे हैं और x3 x4 को 0। जब x3 x4 को 0 रख लेंगे उन इक्वेशन में, तो इक्वेशन ये बचेंगी 2x1 + 3x2 = 8, और ये, और इनको सोल्व कर लेंगे और यहां से x1 x2 की वैल्यू निकल जाएगी, और x1 x2 की वैल्यू निकल कर आ रही है और x3 x4 0 आ रहे हैं। तो ये पूछा था इज इट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, तो ठीक है, बेसिक फिजिबल तो ये है, क्योंकि अल्फा 1 अल्फा 2 हमारे नॉन वो लीनियरली इंडिपेंडेंट आ रहे थे, तो बेसिक फिजिबल है। और फॉर बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन वैल्यू ऑफ जेड, ये जेड की वैल्यू निकाल रखी है, x1 x2 की वैल्यू जेड में रख के और ये निकाल लिए। फिर दूसरा इसका पॉइंट है, इसमें x1 x3 को हमने बेसिक वेरिएबल लिया है, x2 x4 को 0 लिया है, और फिर आगे ये हमने इक्वेशन बन गई, x1 x3 की वैल्यू आ रही है निकल के, और ये देखो बेसिक फिजिबल नहीं है क्योंकि एक इसमें निगेटिव आ गया, तो नॉन निगेटिव जो रेस्ट्रिक्शंस थी उसको फॉलो नहीं करता है ये, तो इसका मतलब ये हमारा बेसिक फिजिबल नहीं है। अच्छा,
फिर थर्ड में x1 x4 बेसिक माने हैं हमने और x2 x3 को 0 लिया है। दो इक्वेशन बनी, x1 x4 की वैल्यू निकली और तो ये इसका मतलब बेसिक फिजिबल है। अच्छा, x2 x3 बेसिक वेरिएबल है, इस ले लिए हमने और x1 x4 को 0 लिया है। दो इक्वेशन बनी और x2 x3 की वैल्यू हमारी नॉन नेगेटिव आ रही है तो बेसिक फिजिबल है। इसी तरीके से हमने नेक्स्ट वाले में x2 x4 और x1 x3 को 0 लिया, ये इक्वेशन बन गई x2 x4 की वैल्यू देखो इसमें नेगेटिव आ गया x4, तो ये भी बेसिक फिजिबल नहीं है। 6 पॉइंट में भी हमारे x3 x4 तो पॉजिटिव आ रहे हैं, तो ये इस प्रकार से बेसिक फिजिबल है। तो ये हमारा